अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं वीज़ा के हवाले से आपके साथ मालूमात शेयर करता हूँ, मैंने सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेंगन जो वीज़ा है यूरोप का, उसके बारे में कि उसके हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए जिससे आपके लिए चांस बढ़ जाए वीज़ा हासिल करने का। तो सबसे पहली बात यह कि शेंगन वीज़ा जो है ना, मुझे मिला था नीदरलैंड का, और उससे पहले इटली का रिजेक्ट भी हुआ था मेरा, और उसकी गाइड मैंने पूरी जो है ना अपने चैनल पे अपलोड की थी नीदरलैंड के शेंगन वीज़ा के हवाले से। आप ये ऊपर लिंक पे जाके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में चूंकि मैं आपको बहुत मोटी मोटी बातें बताऊंगा, ज़रूरी बातें बताऊंगा, तो वो पूरा गाइड आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो अब आते हैं, बात करते हैं। शेंगन तकरीबन 26 कंट्रीज है और इनका एक मुश्तरका वीज़ा है। किसी भी इन 26 कंट्रीज में से आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हंगरी हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली वगैरह, ये सारे कंट्रीज आते हैं। वीज़ा पॉलिसी सेम है, डेटाबेस सेम है। तो आप किसी एक में अप्लाई करेंगे, वहां से रिजेक्ट हो गया तो दूसरे को पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो अब आते हैं जी, बात करते हैं कि ये वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, सबसे पहले जब आपका फर्स्ट टाइम होता है ना, उस टाइम भी ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। वैसे जब आप एक बार आपको मिल जाता है तो फिर आपको बार बार चांस मिलने का चांस ज्यादा होता है इस वीज़े का, लेकिन फर्स्ट टाइमर के लिए थोड़ा सा इशू होता है। तो दोनों के हवाले से मैं आपको टिप्स दूंगा। फर्स्ट टाइमर्स जो लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप कोशिश करें कि उन कंट्रीज में अप्लाई करें जिनका रेशो अच्छा हो और जो बेसिकली टूरिस्ट मुल्क हो और उनके एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद हो। तो इसकी चंद मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। इटली है, वो टूरिस्ट कंट्री है, वहाँ उनका वो वीज़ा ज़्यादा इशू करते हैं। उसके अलावा नीदरलैंड है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो ये कंट्रीज जो है रेगुलरली वीज़ाज इशू करते हैं, शेंगन वीज़ाज पाकिस्तान के अंदर। पहले कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अब दूसरी बात आती है कि वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होता है, जिसको कवरिंग लेटर भी कहते हैं। उसमें आप रिक्वेस्ट करें सिर्फ 7 से लेके 14 दिन तक के स्टे का। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो 7 से 14 दिन तक जो है वो करे, उससे ज्यादा जो है ना वो ना करे। और सिंगल एंट्री वीज़ा जो है वो आप रिक्वेस्ट करें। वैसे नॉर्मली मुझे जो है ना मल्टीपल एंट्री वीज़ा दिया था नीदरलैंड ने, दे सकते हैं आपको, और 30 डेज का दिया था। मैंने सिर्फ 10 दिन की रिक्वेस्ट की थी। तो 2 हफ्ते से ज्यादा का से मतलब ये कि देखिए, तो उसमें ये कि खर्चा कम आएगा ना, क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट और ट्रिप पे कितना खर्चा आएगा, इन सारी चीजों को आपने देख के लॉजिकली जो है इस चीज को करना है। क्योंकि जो वीजा है, वीजा की साइंस आपने समझनी है। हर मुल्क की वीजा की अलग अलग साइंस होती है। जैसे मैंने अमेरिका की वीजा का आपको कहा था, उसकी एक अलग चीज है, वो डेटाबेस से आपका डेटा लेते हैं और आपसे इंटरव्यू करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बेस्ड नहीं है वो। लेकिन जो यूरोप का वीजा है या शेंगन जो वीजा है, ये 99% डॉक्यूमेंट्स बेस्ड है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स में एहतियात करनी है। तो यहाँ पे आपको फोकस रखना है मेन डॉक्यूमेंट्स और मेन बातों के ऊपर। कभी कभार जो है इंटरव्यू के लिए भी आपको बुला सकते हैं, उस हवाले से भी मैं आपको गाइड करूंगा भी। 2 हफ्ते से ज्यादा का फर्स्ट टाइम मत रखिए, सेकंड टाइम आप ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि यूजुअली एक तो आपका खर्चा कम होगा उसमें, क्योंकि 50 यूरो पर डे आपको चाहिए होता है यूरोप ट्रिप के लिए, ये रिक्वायरमेंट है। और फिर आने जाने का टिकट हो गया, दूसरी चीजें हो गई। तो ये है कि आपके बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो आपके बैंक स्टेटमेंट अगर कम है, मतलब 4-5 लाख 10 लाख तक है, तो उसमें फिर लाजमी बात है आपको उस हिसाब से सारी चीजें करनी होती है। तो कम से कम टाइम आप गुजारेंगे तो इजिली मैनेजेबल होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो ये है, आप एक कंट्री, जिस कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे हो उसी को मेंशन करो कि आपने उसी को विजिट करना है। ये सबसे बेहतर है फर्स्ट टाइमर के लिए। और ज्यादा से ज्यादा आप एक कंट्री और ऐड करो। अगर आप दूसरी कंट्री, एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपको बाद में वीजा मिल जाए तो आप जहां आपका दिल करे आप वहां जा सकते हैं। सिर्फ पहली एंट्री आपको उस कंट्री में देनी है जिसने आपको वीजा इशू किया है। उसके बाद आगे आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन वीजा में लिखने के हवाले से अगर आप एक कंट्री लिखते हैं जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इजी हो जाएगा एक्सप्लेन करना अपने कवरिंग लेटर के अंदर। या ज्यादा से ज्यादा 2 कंट्री करें, 2 से ज्यादा मत करें। ये गलती मैंने की थी जब मैं इटली का वीजा अप्लाई किया था मैंने, तो उसमें मैंने 5 कंट्रीज लिखे थे, जिसकी वजह से वो वीजा रिजेक्ट हो गया। जिसकी वजह से तो नहीं, खैर बहुत सारी वजह हो सकती है। अब आते हैं जी तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है कि आप जो कवरिंग लेटर होता है ना, उसके अंदर आपने अपनी पूरी जो है ना आइटिनरी लिखनी है, यानी कि आपका पूरा जो ट्रेवल प्लान है वो क्या है, उसके ऊपर आपने काम करना है। जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंट बेस्ड वीजा है, तो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि आपने उनकी तरफ से जितने रिक्वायरमेंट्स है उन सबको पूरा करना है। कोई चीज अपनी तरफ से नहीं छोड़नी, बाकी जो है ना आप किस्मत के ऊपर छोड़ सकते हैं। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आपने पूरा आइटिनरी लिखनी है, पूरा ट्रेवल प्लान लिखना है, ताकि वीजा ऑफिसर जब इसको देखे तो उसको लगे कि हाँ इन्होंने पूरा इसके ऊपर वर्कआउट किया हुआ है और पूरा प्लान दिया हुआ है। अच्छा, प्लान में क्या होता है कि शुरू में जो कवरिंग लेटर होता है उसमें शुरू में आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको वीजा चाहिए और इस कंट्री का क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या खास बात है कि आप सिर्फ इसी कंट्री
कंट्री का अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना होता है कि आपने ज्यादा ड्यूरेशन वहां गुजारना है, फिर आप क्या करते हैं वो लिखा होता है आपने, और फिर उसके बाद जो है ना पूरा आइटिनरी लिखते हैं डे टू डे एक्टिविटीज की आप क्या क्या करेंगे। ठीक है जी। तो इसका सैंपल अगर आपको नहीं पता तो एक सैंपल मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, वहां पे जाके एक सैंपल मैंने शेयर किया हुआ है, वो डाउनलोड करके तो उसको अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं। सेकंड, जो उनका वीजा फॉर्म होता है ये शेंगन वीजा, उसके अंदर कोई जगह खाली नहीं छोड़नी, जो जहां जहां पॉसिबल है तो सब जगह पे आपने लिखना है, और एक चेकलिस्ट होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो भी आपने लेना है ताकि पूरी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड है वो सब आप सबमिट करो ताकि कोई डॉक्यूमेंट रह ना जाए। तो फिर ये होगा कि आपका इनकम्प्लीट वो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, तो फिर उसका भी खतरा होता है क्योंकि आपको कोई चांस नहीं देना है वीजा ऑफिसर को। तो आइटिनरी का जो है अगर आपके 10 दिन का टूर है तो पूरा प्लान 10 दिन का लिख ले। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है, वो ये है कि इटली वालों ने मुझसे वीजा इंटरव्यू किया था, मुझे बुलाया था, वहां पे उन्होंने मुझसे पूछा था कुछ जगहों के बारे में कि इस शहर में आप जाएंगे तो वहाँ कौन कौन सी जगह विजिट करेंगे, या इस शहर में जाएंगे तो वहाँ कौन कौन सी जगह विजिट करेंगे। वो स्पेसिफिक टूरिस्ट अट्रैक्शन का पूछ रहे थे और वो मेरे जहन में उस टाइम नहीं था क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया था, क्योंकि मैं पहले गया नहीं था वहाँ। लेकिन आपने रिसर्च करनी है, जो कंट्री आप बताएंगे ना उसका बाकायदा कवरिंग लेटर में मेंशन करे जो मशहूर जगह है वहाँ पे। नीदरलैंड जो है वहाँ पे डैम स्क्वायर बड़ा मशहूर जगह है, वहाँ पे मैडम तौसाद म्यूजियम है, उसके अलावा वान गोख म्यूजियम है, और खितहोरन है एक जगह है वहाँ, या जो केकेनोप गार्डन है, ट्यूलिप फेस्टिवल जो होता है, ये तो नीदरलैंड में है। इसी तरह फ्रांस के अंदर मुख्तलिफ जगह है, इटली में है। तो जिस कंट्री आप जा रहे हो उस शहर के वो खास जगहों को मेंशन भी करें। इसके बाद आती है जी बात बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। बैंक स्टेटमेंट इस तरह है कि देखिए डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह का काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये क्या है। अगर आप बिजनेस करते हैं लाजमी बात है आपके पास ज्यादा बैंक बैलेंस होगा, तो उस हिसाब से जो है आपका बैंक बैलेंस ज्यादा होना चाहिए, मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ जितना भी ज्यादा हो। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं और आप वहां पे लिखते हैं कि मैं 50,000 मेरी सैलरी है, तो 4-5 लाख आपका बैंक बैलेंस होगा। मतलब ये एक लॉजिकल सी बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात। तो 4-5 लाख होगा, फिर उसी हिसाब से आपने देखना है कि कैसे मैनेज करेंगे आप ये ट्रिप। तो कोशिश करें कि अपने खर्चे कम रखें, लेकिन इतने भी कम ना रखिए कि उनको ये लगे कि ये तो बिल्कुल गरीबों वाली ट्रेवलिंग कर रहे हैं यूरोप के अंदर। ठीक है, तो उतने भी कम ना रखें, लेकिन ये कि अपने बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से अच्छा रखें। और अगर बैंक स्टेटमेंट आपका ज्यादा है तो अच्छी बात है, अगर आप जॉब भी करते हैं और बैंक स्टेटमेंट आपके पास ज्यादा है, तगड़ी बैंक स्टेटमेंट है, तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि शेंगन वाली वीजा में बैंक स्टेटमेंट का इतना मसला नहीं होता कि वो आपको इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि भाई ये पैसे कहां से आए और ये कैसे आपने बैंक में ऐड की है। तो वो मसला होता है ज्यादातर यूके वाले, उसमें यूके का जो वीजा होता है वो एक और वीडियो में मैं आपको उस हवाले से गाइड करूंगा। लेकिन यूरोप का जो ये वीजा है तो इसके अंदर आपने, अगर आप सैलरीड है तो लाजमी बात है सैलरी स्लिप्स भी देनी होती है, तो उस हिसाब से बैंक अकाउंट को मेंटेन करें। ठीक है, और अगर आप बिजनेसमैन है तो उस हवाले से करें। तो सिंपल सी बात है कि बस बैंक स्टेटमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, बस ये बात ध्यान में रखिए कि जितना पैसा आपका खर्च हो रहा है ट्रिप पे उतना आपके बैंक में रह भी जाए, यानी 50% खर्च हो जाए। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जो है दूसरी जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें ये सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताया है, लेकिन जहां तक बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, तो देखिए उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड है वो तो आपने लाजमी भेजने हैं, जिसमें आपको पता है इंपॉर्टेंट जो है ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, फ्लाइट रिजर्वेशन होती है, होटल बुकिंग होती है, पासपोर्ट वगैरह, तस्वीरें वगैरह, ये सारी चीजें तो होती है। लेकिन आपकी जो होटल बुकिंग है कोशिश करें कि वो एक अच्छा होटल हो, आपने उनको सेंड किया हो और वो पेड हो। पेड से मुराद की agoda.com पे एक ऑप्शन होता है पे लेटर, यानी आप पे लेटर लेट कर सकते हैं उसमें, लेकिन ये कि आप जब वो प्रिंट करते हैं बुकिंग तो उसमें आता है कि आपने पे किया है, यानी कोई ऐसा नहीं लिखा होता कि आप वहां होटल पे करेंगे। और हॉस्टल्स की बुकिंग मत दे, स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्टल्स आपको पता है बड़ी चीप होते हैं। आप प्राइवेट होटल की दे दे, ठीक है, बाद में आप उसको कैंसिल कर सकते हैं जब आपको वीजा मिल जाए, तो आप अपनी मर्जी से फिर जहां पे लेना चाहे वो ले सकते। ये जस्ट मैं वीजा गाइडेंस के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि पेड होटल बुकिंग दे, पे लेटर वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि जब आप जाने से 1-2 दिन पहले भी उसको कैंसिल आप कर सकते, लेकिन वो फिर वाउचर पे पेड आ रहा होता। और दूसरी जो डॉक्यूमेंट्स की जहां तक बात है, तो आप प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट बिल्कुल अटैच ना करें, वो जो है ना इतने ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि सादा पेपर होते हैं, उस पर स्टम्प वगैरह और सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं। तो आप जो है कोशिश करें दूसरे डॉक्यूमेंट्स दे, जैसे एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लेटर पैड पे, या जो आप अगर बिजनेस करते हैं तो NTN और टैक्स रिटर्न्स और आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह, इसके डॉक्यूमेंट्स
ज्यादा मैटर करते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है जी FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपकी शादी हुई है तो आप अपनी बीवी बच्चों वाला जो है निकाल सकते हैं नादरा से, वो अटैच करें, वो बेस्ट चीज है। अच्छा सही है फैमिली टाइज के हवाले से। और अगर वो नहीं है आपके पास, आप शादीशुदा नहीं है, तो माँ बाप और बहन भाइयों का भी आप निकाल सकते हैं, तो वो दे सकते हैं। और शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी अगर उसकी कॉपी लगाएंगे तो भी एक अच्छा जो है इंप्रेशन वहां पे देगा। उसके अलावा अगर आप सेकंड टाइम जा रहे हैं, थर्ड टाइम जा रहे हैं और आपको लॉन्गर टर्म का वीजा चाहिए, तो उसके लिए फिर आप ज्यादा दिन जो है वहां पे मेंशन कर सकते हैं और मल्टीपल स्टेट्स मेंशन कर सकते हैं। और उसमें ट्रेवल इंश्योरेंस आपको ज्यादा देनी होती भी है और आपको देनी भी चाहिए। अगर आप 3 महीने का वीजा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 6 महीने का आप लगा ले ये ट्रेवल इंश्योरेंस, तो उस हिसाब से वो लोग खुद भी आपको ज्यादा दिन का वीजा दे सकते हैं। तो ये चंद एक जो है ना मेरे ख्याल से टिप्स थी मेरे पास, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कल टाइम हो या ना हो। और आप इस पे गौर करके जब आप अप्लाई करेंगे तो होपफुली आपको वीजा मिल जाएगा। अपनी तरफ से कोई भी कमी ना रह जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। थैंक यू गाइज वेरी मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और अगली वीडियो में फिर एक और वीजा को डिस्कस करेंगे।